बीते दिनों यूपी की योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे के लिए एक आदेश जारी किया था और इस आदेश के बाद सियासत भी गर्मा चुकी है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तो इसे मिनी एनआरसी तक की संख्या दे दी है और इसे सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन बताया था। वैसे यूपी सरकार ने हाल के समय में मदरसों की व्यवस्था बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए हैं, चाहे वह दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा का समन्वय बनाना हो या शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य करने की कवायद हो या महिला शिक्षकों की मैटरनिटी लीव हो। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार के लिए मदरसों का कट्टरपंथी कनेक्शन हमेशा से चिंता का सबब रहा है। मदरसों पर आतंकी गतिविधियों का अड्डा होने के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। मदरसों के सर्वे के लिए 10 सितंबर तक टीम का गठन किया जाएगा। इस टीम में संबंधित इलाकों के उपजिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक अधिकारी शामिल होंगे। ये टीम अपर जिलाधिकारी प्रशासन के निर्देशन में मदरसों का सर्वे करेगी और रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेगी। टीमों को 5 अक्टूबर तक ये सर्वे पूरा करना है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने यूपी के कुछ मदरसों का जायजा लिया है। मेरठ से देखते हैं ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नए फरमान और आदेश जारी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारी टीम मेरठ में है। मेरठ के समर गार्डन इलाके में हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ एक मदरसा संचालित है। इस मदरसे में दीनी तालीम दी जा रही है और पुरजोर तरीके से जो स्थानीय लोग हैं, जो मदरसे के जिम्मेदार लोग हैं, वो अपने ही माध्यम से तमाम व्यवस्थाओं को करते हैं और तालीम दे रहे हैं। इसी मदरसे में पहुंचते हैं और आज जानते हैं किस तरीके से तालीम दी जा रही है और कैसे व्यवस्थाओं को यहाँ पर देखी जाती हैं और सरकार से आखिर इनको कुछ मिलता है या नहीं, ये तमाम चीजों को देखेंगे। कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण हो चुका है, तो बावजूद इसके शिक्षा किस तरह से प्राप्त की जा रही है। यहाँ पहले कैमरामैन से कहूंगा यहाँ दिखा दें जो शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। एक तरीका है, यहाँ पर एक डेस्क लगाई जाती है जिस पर टीचर को बिठाया जाता है और टीचर अपने सामने एक डेस्क रखते हैं, उसी पर इन बच्चों का सबक सुना जाता है, लेसन जो है उसको दिया जाता है, सुना जाता है और उस तरीके से यहाँ पर दीनी तालीम ली जाती है। कुरान पाक की तिलावत की जाती है, कुरान पाक पढ़ाया जाता है। आप ठीक टीचर के ऊपर देखेंगे यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। इस दीनी तालीम के बाद यहाँ पर जो इन बच्चों को हिंदी और इंग्लिश की तालीम भी दी जाती है। एक सिस्टमेटिक तरीका है और इसी तरीके से कुरान पाक को पढ़ा जाता है, उसकी तिलावत की जाती है। एक बार कैमरामैन से कहूंगा नजदीक से दिखाएं जो बच्चे जिस धार्मिक बुक की तिलावत कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखेंगे। यहाँ मेरठ की अगर बात की जाए तो यहाँ सैकड़ों मदरसे हैं। इन सैकड़ों मदरसों में सैकड़ों बच्चे इसी प्रकार तालीम लेते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तालीम को लेने के लिए जो मदरसे हैं वो बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं और इस तालीम को देते हैं। 1 रुपया भी स्टूडेंट से चार्ज नहीं किया जाता है। हम उनसे जान लेते हैं, बात करते हैं कि कैसे मदरसे संचालित करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कारी इस्लामुद्दीन है जी। कारी साहब जी, ये बताइए मदरसा आपका यहाँ जो जगह है, इस जगह का नाम क्या है और ये कब से संचालित है? ये मदरसा जामिया दार अरकम इसका नाम है। समर गार्डन कॉलोनी महल्ला है ये। यहाँ पे इलाके के काफ़ी जो बच्चे हैं वो इलाके के आसपास के महल्लों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं मदरसे के अंदर और सुबह से शाम तक पढ़ते हैं। शाम को अपने अपने घरों पे चले जाते हैं। यहाँ पे कोई बाहर का बच्चा मदरसे में नहीं रहता। मुझे ये पहले मैं तुम्हें जान लेता हूँ कि कितना समय इस मदरसे को चलते हुए हो गया? तकरीबन 16 साल हो गए इस मदरसे को। 16 साल हो गए। तो एक तो आपने जो नाम दिया मदरसे का, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि नाम जो दिया गया है वो क्यों दिया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया में सबसे पहला मदरसा कायम किया था, तो हज़रत अबी अरकम एक सहाबी हैं, उनके घर में अल्लाह के नबी ने मदरसा कायम किया। वहीं पे कुरान पढ़ाया जाता था, वहीं पे लोग नमाज पढ़ा करते थे। यहाँ तक कि उनके मकान में 39 लोग ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। उन्होंने वहीं पे सारा काम किया। 40वें नंबर पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए तो अल्लाह के नबी के हाथ पे उन्होंने बैत की, उनके हाथ पे कहा कि मैं भी ईमान ले आया हूँ। और फिर उसके बाद अज़ान का वक्त हुआ, नमाज का टाइम हुआ तो हज़रत बिलाल ने अज़ान पढ़ी, नमाज की तैयारी शुरू कर दी। तो हज़रत उमर ने मालूम करा कि भी ये क्या कर रहे हैं कि जी नमाज पढ़ेंगे। कि नमाज कहाँ पढ़ेंगे,
نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے تو خانہ کعبے میں ہونی چاہیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے صحاباؤں کو ساتھ میں لے کے خانہ کعبے میں جا کے پہلی نماز پڑھی. جو دنیا میں سب سے پہلی نماز ہوئی خانہ کعبے کے اندر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز کرائی. اور اس کے بعد سے انہی جن کے وہ مکان تھا ابی ارقم، ابھی کہتے ہیں سنوب کو، اور ارقم ان کا نام تھا، تو ان کے مکان کے نام سے وہ جگہ یعنی مدرسہ مشہور ہوا. ہم نے اس مدرسے کا بھی نام ارقم رکھا ہے. اب میں یہیں سے ایک سوال نکالتا ہوں. یہ آپ بات بتا رہے ہیں بہت پرانی، اور تب سے اب تک مدرسوں کا آدھونیکرن ہو جانا چاہیے تھا. ان مدرسوں کو وشال کائے بلڈنگ عمارت میں تبدیل ہو جانا چاہیے تھا، چونکہ بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں. اور ایسا نہیں ہے امداد نہیں ہوتی، امداد بھی کرتے ہوں گے، لیکن ایسے کیا وجہ رہی کہ آج مدرسے اتنے پچھڑے ہوئے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بچوں کے سامنے آپ دیکھیں گے بیٹھنے کے لیے چٹائی تک نہیں ہے. جی ہم اصل میں ایسا ہے، جو ہماری جو کمیٹی بنی ہوئی ہے مدرسے کی، ہم کمیٹی سے اتنا پیسہ لیتے ہیں اور وہ اتنا پیسے دے پاتے ہیں جس سے ہمارے جو پڑھانے والے ٹیچر ہیں، استاد جن کو کہا جاتا ہے، وہ جو پڑھاتے ہیں ان کی وہ کمیٹی تنخواہ دیتی ہے. ہمارے یہاں کوئی چندہ وندہ اس طریقے سے نہیں ہوتا، اور نہ ہمارے یہاں باہر کے بچے پڑھتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں مختصر سے ہندی، انگلش وغیرہ اور اردو، عربی پڑھائی جاتی ہے. اور ہم کوشش اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کچھ لوگ جڑ جائیں چندے والے، تو ہم ان بچوں کو اور کمپیوٹر وغیرہ ہم خود لگانا چاہتے ہیں مدرسے کے اندر. البتہ حکومت سے ہم نہ کوئی ایڈ لیتے ہیں، اور علاقے کا کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس کو سرکار ایڈ دیتی ہو. البتہ کتنے مدرسے لگ گئے؟ اس کا میں پوری جانکاری نہیں کہہ سکتا. کم سے کم جو بڑے مدرسے شہر کے ہیں وہ مفتی فاروق صاحب کا نوگزے پہ مدرسہ ہے، نور الاسلام مدرسہ ہے شابیر گیٹ پہ، اور جن کو ایڈ ملتی ہے وہ میرے نظر میں 3 مدرسے ہیں. جامع مسجد دارالعلوم اس کا نام ہے مدرسے کا، شہر کی جامع مسجد کے اندر وہ مدرسہ ہے جس کو ایڈ ملتی حکومت کی طرف سے. ایک منصبیہ کے نام سے ہے جو شیعوں کا مدرسہ ہے، اس کو ایڈ ملتی ہے. اور ایک بریلویوں کا مدرسہ ہے جو تحصیل پہ ہے، اس کو ایڈ ملتی ہے. میری نظر میں اس کے علاوہ اور کوئی شاید ایڈ نہیں لیتا. اتنے مدرسے سنچالت ہیں، ان کے علاوہ مجھے لگتا ہے کہ میرٹھ کے اندر جو میرا ایک آئیڈیا 100 سے ادھک مدرسے ہوں گے. گاؤں دیہات میں بھی ہوتے ہیں، اگر ہر گاؤں میں بھی نہیں ہے تو تیسرے گاؤں میں تو ہوگا ہی. ایک تھانہ چھیتر میں 100 گاؤں پڑتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جو سنکھیا ہے وہ 100 سے ادھک ہو سکتی ہے، 500 بھی ہو سکتی ہے. تو ان تمام مدرسوں کو سنچالت کرنے کے لیے مسلمان کس طریقے سے ویوستھائیں کرتے ہیں؟ غریبوں سے مالدار جو ہے، جو ہمارے علاقے کے کچھ لوگ کھانے پینے والے ہوتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی آپ جو مدرسوں کا خرچ ہے اس کو برداشت کرو. کمیٹی والے لوگ کہتے ہیں، اور میں بھی اس کا پربندک ہوں، مدرسے کا محتمیم ہوں. ان لوگوں نے مجھے بھی اجازت دے رکھی اگر کہیں سے چندہ آوے تو ہمارے پاس کمیٹی کے پاس جمع کر دیں، تاکہ ہم استادوں کو، ٹیچروں کی تنخواہ وغیرہ دے سکیں. اور اسی طریقے سے لوگ چندہ دیتے ہیں مدرسوں کو، اسی چندے سے مدرسوں کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے. تو اسی لیے ہم سرکار سے نہ ہم نے کوئی مانگا ہے، اور مانگ ہے ہماری سرکار سے، خاص طور سے ہمارے یوگی جی سے ہماری مانگ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسا اسکول بنا کے دیں جو جس کے اندر دنیا کی تعلیم یعنی ہندی، انگلش وغیرہ، سنسکرت وغیرہ ساری چیز پڑھائی جائیں، اور کمپیوٹر وغیرہ بھی اس میں لگائے جائیں. تو ہم اپنے یوگی جی یعنی اپنے مکھیہ منتری جی سے نویدن کرتے ہیں، پرارتھنا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ وہ بہت پچھڑا ورگ ہے جس علاقے میں ہم یہ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی پیسوں کی سنکھیا نہیں ہوتی جس سے ہم اونچی کوالٹی کے کمپیوٹر وغیرہ لگائیں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کوئی مدرسوں میں حکومت دخل نہ دے، مدرسے جس طریقے سے چل رہے ہیں اسی طریقے سے چلنے دیں. البتہ علاقے میں کوئی زمین خرید کے بڑا اسکول اس انداز کا جس میں لڑکی اور لڑکے دونوں کی علیحدہ پڑھائی ہو، اس میں کمپیوٹر وغیرہ کی بھی تعلیم ہو، اور جس طریقے سے بچے ہندوستان کے IPS افسر وغیرہ بنتے ہیں، اسی طریقے سے ان اسکولوں سے، ہمارے علاقے کے ان اسکولوں سے بچے پڑھ کے کامیاب ہو کے اونچے درجوں کو حاصل کریں. کیا ان میں پریورتن ہونا چاہیے، آدھونیکرن ہونا چاہیے، چیزیں درست ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ پہلے سب سے پہلے پریچے. میرا نام مقصود علی ہے، اور میں مدرسے دار ارقم کا ذمہ داروں میں سے ایک شخص ہوں. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو یہ مدرسے ہیں یہ آدھونک ہوں، تاکہ دنیا کی تعلیم اور آخرت کی تعلیم دونوں ہماری ساتھ ساتھ چلیں.
لیکن حکومت کی طرف سے ہمیں ہیلپ نہ ملنے کی وجہ سے ہمارے جیسے چند لوگ ان استادوں کی تنخواہ کو وہن کرتے ہیں، جو کہ پریاپت نہیں ہو پاتا. تنخواہ کچھ نہ کچھ ادھوری رہ جاتی ہے. پورے مہینے ایڈوانس لے لا کے کسی طرح سے استادوں کا کام پورا کرتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے ہماری پوری طرح سے اندیکھی ہے. اگر حکومت ہمارے ان مدرسوں پہ دھیان دے تو یہ عمارت اچھی عمارتوں کے اندر تبدیل ہو جائے، پڑھائی کا استر اچھا ہو جائے اور ہمارے بچے حفظ کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر، انجینئر، ویگیانک بھی بن جائے. یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ انہی مدرسوں میں جو زمینوں کو چاہے تو وقف بورڈ کہہ لیجئے، چاہے عام ناگرک آپ کی طرح جو ذمہ دار لوگ ان کے مادھیم سے کہہ لیجئے، زمینیں دے دی گئی ہیں، لیکن اچھی تعلیم دینے کے لیے وہ عمارتیں، وہ جگہیں، وہ کرسیاں، وہ میز نہیں دیے گئے ہیں. حالات ایسے ہیں. اب ان بچوں سے جان لیتے ہیں. حالانکہ یہ بچے دینی تعلیم لینے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں، ان سے کچھ چارج بھی ہوتا ہے یا فری؟ یہ ان کی شکشا فری ہے. یہ کمیٹی کے لوگ صرف استادوں کے خرچے کو وہن کرتے ہیں، اور کمیٹی کا یہ آدیش ہے استادوں کے لیے کہ کسی بچے سے کوئی پیسہ نہ لیا جائے، تنخواہ ہم سب مل کے دیں گے. اور جو مدرسوں میں سوال کھڑے کرتے ہیں کہ فلاں طریقے کی جو ہے یہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے، ویسی ٹریننگ دی جاتی ہے، تمام طرح کی بات کرتے ہیں، تو ان کو کیا ہے، کیسے ٹریننگ دی جاتی ہے؟ دیکھیے ان صاحب کے لیے میں صرف یہی والی بات کہوں گا کہ وہ 2-4 دن آئیں، ہمارے بیچ کے اندر آئیں، ہمارے بچوں کے پاس بیٹھیں اور دیکھیں اور سیکھیں، تو انہیں اپنا پتہ چل جائے گا کہ ہمارے یہاں کس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے، کس طرح کی پڑھائی ہوتی ہے. یہ جو ٹریننگ دی جاتی ہے، کیا کہیں گے ایسے لوگ؟ نہیں، جو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اول تو ہندوستان کے اندر کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں، لیکن اگر کہیں کوئی دی جاتی ہے تو وہ غلط ہے، اس کا ہم سراسر وروध کرتے ہیں. البتہ کہیں ہے نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں مدرسے کے اندر 20 استاد ہیں، ان کے اندر سے کوئی ایک استاد ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا، لیکن مدرسہ غلط نہیں ہو سکتا، اس کے 19 استاد غلط نہیں ہو سکتے. اگر وہ غلط کام کر رہا ہے تو وہ غلط کام کا حقدار ہے، اس کو قانونی روپ سے سزا ملنی چاہیے، لیکن سب کو نہ ملے. اس کے لیے جانکاری رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تو ایک لگژری گاڑی ہے صاحب، چلانے والا اچھا ہونا چاہیے. اگر اس کو ٹھوک دے تو گاڑی کی غلطی نہیں، ڈرائیور کی غلطی ہے، تو ڈرائیور اچھے ہونے چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے، اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن کو سمجھنا پڑے گا. جس نے قرآن کو طریقے کے ساتھ سمجھ لیا، اس کی گاڑی راستے سے پار کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائے گی. جس نے قرآن کو نہیں سمجھا، وہ گاڑی ٹھوکے گئی، وہ بدنام بھی کرے گا. لیکن سب ایسے نہیں ہے. یہ بتائیے کتنی تنخواہ آپ کو مل جاتی ہے اور کتنے سمے تک پڑھا؟ ہم صبح میں جو ہمارا وقت ہے حکومت کے مطابق ہم ہندی، انگلش، میتھ وغیرہ پڑھاتے ہیں. حکومت کے وقت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی تعلیم بھی دیتے ہیں. جیسے کہ ہم سے حکومت نے کہا ہے کہ جو اسکول کا وقت ہے اس میں اسکول پڑھایا جائے، اور باقی وقت میں اپنی دھارمک تعلیم دی جا سکتی ہے الگ الگ لینگویج میں. تو ہم صبح میں ہندی، انگلش، میتھ وغیرہ باقاعدہ 2-3 ٹیچر اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور اس کا ہمیں یہ جو کمیٹی ہے مدرسے کی، ہندی، انگلش وغیرہ کا الگ سے ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے. اس کے علاوہ جو ہم یہاں دینی تعلیم دیتے ہیں اس کے بھی بہت مختصر تنخواہ کے لیے. ہم صرف اصل ہمارا مقصد کمانا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد ہوتا ہے صرف اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے جس نے ہمیں پیدا کیا، اپنے ایشور کو راضی کرنا. ہمیں دھارمک تعلیم کا مقصد صرف ہمیں یہ ہوتا ہے. روزی روٹی کے لیے ہر آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اس وجہ سے کیونکہ ہم اپنا وقت دے رہے ہیں تو ہمارے وقت کی تھوڑی بہت قیمت یہ کمیٹی جو ہے ہمیں دیتی ہے، ہمارا چارج کرتی ہے. اسلام مذہب ہمارا دھرم بالکل صاف طور سے کہتا ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ آپ کو فل اجازت ہے کہ آپ جائز طریقے سے تجارت کر سکتے ہیں. اس لیے ہماری ذاتی کوشش یہ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہم کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا مذہب اس بات کو منع نہیں کرتا، یا ہماری کمیٹی اس بات کی منع نہیں کرتی. تجارت سے مراد مثلا ہمارا سر سے مغرب کا وقت ہے تو ہم باہر ٹیوشن پڑھا لیتے ہیں بچوں کو، یا یہ الگ الگ چیزیں کر کے کر لیتے ہیں. تو اب ان کو ورتمان بھی پڑھاتے ہیں، کرنٹ افیئر، انگلش، میتھس، ہندی، تینوں چیز پڑھاتے ہیں. جی اگر بچوں سے پوچھ لیا جائے کچھ تو کوئی دقت تو نہیں؟ بالکل بالکل بالکل. کسی بھی مدرسے میں آپ جائیں گے، یہاں چٹائیاں نہیں ہیں، اور بڑے بڑے شاعروں نے ان چٹائیوں کے اوپر بڑی بڑی شاعری کی ہے. اور یہاں دیکھیں گے تو جو فرش ہے وہ نارمل طریقے سے بنایا گیا ہے، پیسے نہ ہونے کے کارن ایسا ہوتا ہے. اور جو بچے ہیں یہاں پر جو ہے سبق سناتے ہیں. بیٹھ جائیے. یہ بتائیے جو آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو کس کس ٹائم پڑھاتے ہیں، اور جو بچے ہیں آپ قرآن پاک کے علاوہ، اردو کے علاوہ اور کیا کیا چیز پڑھاتے ہیں آپ؟ دیکھیے صبح کا جو پہلا گھنٹہ لگتا ہے وہ 7:30-8 بجے کے قریب ہماری پڑھائی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد سے پھر 11:30 بجے پھر چھٹی ہو جاتی ہے. بچے کھانا وغیرہ کے لیے چلے جاتے ہیں، اور کھانا وغیرہ کے جانے کے بعد پھر بچے جیسے ہی ظہر کا نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت بچے آ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر عصر کی نماز کا جیسے وقت ہوتا ہے
उस वक्त बच्चे फिर छुट्टी हो जाती है और फिर मगरिब से इशा तक की नमाज तक तालीम होती है। तो जो हमारी कमेटी ने मदरसे का वक्त मुतय्यन किया है, जो हमारे हज़रत मोहतमिम साहब ने कमेटी का वक्त मुतय्यन किया है पढ़ाई का वक्त, हम उसी वक्त में तालीम बच्चों को देते हैं और अपना भी वक्त मदरसे को देते हैं। ये इतनी मोटी ये धार्मिक पुस्तक है, ये बच्चे गॉड गिफ्ट कहें या इनकी मेहनत कहें, बिना इसको देखे ये पूरा इसको पढ़ सकते हैं। सुनाइएगा। عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا। थोड़ा बहुत समाज के बारे में जानकारी भी है इसके अलावा? जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोदी। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। तो आप हिफ्स कर रहे हैं, आपका मैं दिमाग देख रहा था, आप बिना देखे पढ़ पा रहे हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दीनी तालीम के साथ साथ सामाजिक एतबार से तालीम होना भी जरूरी है, इसीलिए आरोप लगते हैं। हिंदी इंग्लिश में पढ़ते हैं जी। हाँ, क्या पढ़ते हैं आप? हिंदी इंग्लिश दोनों चलती है जी। आपको जानकारी है की है? क्या नाम है प्रधानमंत्री का? श्री नरेंद्र मोदी। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का? श्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति को जानते हैं? राष्ट्र नए बने हैं, मुर्मू जी हैं, लोग जानते नहीं हैं। तो क्या आप इन चीजों के बारे में जो आप पढ़ते हैं यहाँ पर जानते हैं? कुरान पाक के बारे में जानते हैं? इसके अलावा क्या क्या पढ़ते हैं आप? हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं। हमें दोनों पढ़ते हैं। कौन क्लास भी है कोई सी है, यहीं से पढ़ते हैं? स्कूल भी जाते हैं? अभी स्टार्टिंग चल रही है। स्कूल भी जाते नहीं? नहीं, अभी स्टार्टिंग चल रही है, अभी यहीं पढ़ते हैं। यहीं पढ़ते हैं। हाँ जी। तो स्कूल भी जाने का इरादा है इसके बाद? नहीं, इंशाल्लाह स्कूल का इरादा है। अभी क्या दिक्कत है, अभी क्यों नहीं जा पा रहे? अभी मैंने 10th क्लास पढ़ रहा था मैं, उसके बाद हिफ्ज़ शुरू किया हुए हैं यहाँ पे। तो कलाम पाक पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह डॉक्टरी का इरादा है। डॉक्टर क्या करोगे डॉक्टरी के कोर्स में? इंशाल्लाह दुकान मेडिकल खोलेंगे। मेडिकल स्टोर? यस सर। तो मेडिकल स्टोर खोलने से पहले मालूम कौन सी डिग्री लेनी पड़ती है? हाँ, डी फार्मर जानकारी है। तो ये आप देखेंगे जो दीनी तालीम है उसके साथ साथ इनको दुनियावी तालीम और करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और इसके अलावा हिस्ट्री, उसके बारे में इनको बताया जाता है। हालांकि व्यवस्थाएं पूरी इन लोगों ने कोशिश की है दुरुस्त रहें, लेकिन कम धन के चलते जो चीजें हैं वो दुरुस्त नहीं हो पाती हैं। कितने आपके यहाँ स्टूडेंट हैं और कितने आपके यहाँ पर उस्ताद हैं? तकरीबन 150 पौने 200 के करीब बच्चे हैं जो आते हैं, सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। और हमारे यहाँ 5 टीचर हैं जो मुस्तकिल अपने यहाँ पढ़ाई के वक्त में यहाँ उपलब्ध रहते हैं और उसके बाद में अपने अपने मकानों पर चले जाते हैं। वो यहीं शहर के रहने वाले हैं, कुछ लोग बाहर के हैं तो अपनी रिश्तेदारी में अपने अपने मकानों में रहते हैं। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो मोटी फीस स्कूलों में दे पाने में असमर्थ होंगे? हमारे यहाँ अक्सर बच्चे गरीब बच्चे हैं, कोई बच्चा इस अंदाज का नहीं है जो फीस वगैरह दे सके। इसीलिए हमने, ताकि अनपढ़ ना रहें बच्चे, हमने ये मदरसा खोल रखा है और बच्चों को दुनिया की, दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की भी तालीम देने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चा अगर कहीं सफ़र करे ट्रेन में या हवाई जहाज़ में तो वो हिंदी इंग्लिश वगैरह इतनी पढ़ ले। हमारी कोशिश तो ये है कि मान्यता हुकूमत ने बंद कर रखी है, हम 5वीं तक कम से कम मान्यता ले लें और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हाफ़ज़े के साथ साथ कुरान मुकम्मल बग़ैर देखे जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम चाहते हैं कि वो इसके साथ साथ आगे की भी डिग्री हासिल करें। हमारी तमन्ना यही है कि हमारी कमेटी इतनी मजबूत हो जाए कि वो इतना पैसा हमें दे ताकि हम अपने बच्चों को 8वीं क्लास, 10वीं इंटर, हाई स्कूल तक पढ़ा सके मदरसे के अंदर। तो क्या लगता है आपको, इस तरह की जो हालत है उसमें मदरसे चलने चाहिए या दुरुस्त होने चाहिए? क्या मांगा आखिरी? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हमारी कमेटी के सारे मेंबर दुरुस्त हैं तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं कि हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें प्रोत्साहन की ज़रूरत है कि आप ये काम अच्छा कर रहे हैं। अगर हुकूमत सिर्फ हमें प्रोत्साहन कर दे तो हम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। हम सिर्फ हुकूमत से ये चाहते हैं कि जो हमारा पढ़ाई का सिस्टम है इसको हतोत्साहित ना करा कर प्रोत्साहित किया जाए।
तो हम हुकूमत से सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो पढ़ाई का तुम्हारा अंदाज है उसमें आप तरक्की करें, हमसे जो हेल्प चाहते हो वो हमें बताएं। अच्छा, मदरसा बोर्ड के नाम पर आपको मालूम होगा, मदरसा बोर्ड के नाम पर उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार ने प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके नाम पर हजरत इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, एक एक कमरे में मदरसा बोर्ड दिखाया गया, बच्चों को तालीम नहीं दी गई, बच्चों को नहीं लाया गया और उसके नाम पर आने वाली धनराशि को गबन कर लिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कौम को बदनाम करने की कुछ लोगों ने कोशिश की और वही वजह है कि पुरानी सरकार जो थी, पुरानी हुकूमत की चीजों को बंद करके इस सरकार ने एक ट्रांसपेरेंसी शुरू की है और कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग शुरू की है। जो वास्तव में दबे कुचले हैं, वर्ग कह सकते हैं, मदरसे कह सकते हैं, स्कूल कह सकते हैं, उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी अपनाने के लिए समय लगेगा, क्योंकि जो पुरानी हुकूमत के दिए गए काम को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के चलते ही ऐसा हुआ है। तो क्या लगता है ऐसा होना चाहिए था? अगर पुरानी हुकूमत ने कहा मदरसा बोर्ड खोलिए, हम आपको धनराशि देंगे, पैसे देंगे, वजीफा देंगे, उसके बाद क्या हुआ? बड़ी तादाद में फर्जीवाड़ा हुआ, लोग पकड़े गए और लोगों के जो देखा जाए इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां थी, नाम बदनाम किया गया। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? क्योंकि हुकूमत ने तो कोशिश की, अगर ऐसा फर्जीवाड़ा ना हो तो शायद योगी सरकार में हुकूमत जो पहले चलाया था वो दुरुस्त होता। ये असल में जो लोग स्कूल चलाते हैं आम तौर पे, उन्हीं लोगों ने मदरसा बोर्ड के नाम पे स्कूल एड लेनी शुरू की है। जो असल मदरसे हैं मेरठ के अंदर, आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? मदरसे हमने अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते कि हुकूमत हमारे मुसलमानों के जो मदरसे हैं इनको छेड़े। नहीं, इसमें छेड़ने वाली बात नहीं है, इसमें तो 5वीं तक की मदरसा बोर्ड की मान्यता आपने ली, आपके 200 बच्चे 500 बच्चे उनका वजीफा आया, आपने उन वजीफे से बच्चों को दिया, बच्चों का भला। आपके टीचरों का जो मानदेय गवर्नमेंट से आता, आपको देना नहीं पड़ता, आपने हुकूमत से लेनी चाहिए थी चीजें। अब ये कहना गलत है कि अब वो ऐसा कर रहे थे, हमने इसलिए नहीं किया। भाई हुकूमत से हमारा जो मुतालबा है वो सिर्फ ये है कि इलाके में कोई ऐसा स्कूल कायम किया जाए, ऐसा अस्पताल कायम किया जाए जो गरीबों की मदद कर सके। मदरसे में हस्तक्षेप ना करें, मदरसों के अंदर कोई दखल अंदाजी, जिस तरीके से कमेटी हमारी चला रही है मदरसों को, वो मदरसे इसी तरीके से चलते रहने चाहिए। और हम नहीं चाहते कि हम हुकूमत के खिलाफ किसी तरह की भी कोई बात निकालें। इलाके में स्कूल हॉस्पिटल है नहीं क्या? नहीं, ना कोई हॉस्पिटल है, ना सरकारी हॉस्पिटल है, ना कोई यहाँ हमारे इलाके के अंदर अस्पताल है, और ना कोई बैंक है, किसी तरह की भी हुकूमत स्कूल भी नहीं है, ना कोई स्कूल नहीं है, कोई सरकारी स्कूल नहीं है। प्राइवेट तौर पे लोगों ने कॉलोनियों के अंदर स्कूल बना रखे हैं, उन्होंने मदरसा बोर्ड की नाम पे मान्यता ले रखी है, वही हुकूमत से फायदा उठा रहे हैं। मदरसे जो असल मदरसे हैं, ना वो मदरसों के अंदर हुकूमत से पैसा ले रहे हैं और ना हम पैसा लेना चाहते। अब ये बताइए, बस आखिरी सवाल मेरा ये निकल कर आया है, जो मुस्लिमों के नाम पर मदरसा बोर्ड की मान्यता लेकर गड़बड़ी कर रहे थे, क्या उनकी जांच होनी चाहिए या इस मदरसों की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, मदरसों की जांच नहीं बल्कि उनकी जांच होनी चाहिए जो लोग मदरसा बोर्ड के नाम पे हुकूमत से पैसा ले रहे हैं और गबन कर रहे हैं, और जो असल जहां जाना चाहिए पैसा वहां नहीं जा पा रहा। मदरसा बोर्ड के नाम पे जो ले रहे हैं, मैं तो मुतालबा करता हूं अपने योगी जी से, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो चला रहे हैं इसको, हम ये चाहते हैं कि अच्छी तरीके से जांच हो, अच्छी तरीके से वो हो, और ये जो गबन करने वाले हैं मदरसा बोर्ड के नाम पे, उसकी जांच होने के बाद उन्हें सजा भी मिलनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी की है। ये दोनों से हमारी निवेदन है, प्रार्थना है, इल्तिजा है कि वो हमारे इलाके का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूरे यूपी के हैं, खाली गैर मुस्लिमों के नहीं बल्कि सब मुसलमानों के हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम उनको इसके लिए दुआ भी करेंगे कि दोनों हजरात तरक्की करें और जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान का ख्याल रखते हैं, हमारी इस मलीन बस्ती, गरीब बस्ती का भी ख्याल रखें। तो ये हमारे साथ यहाँ के जिम्मेदार लोग थे। हमने इस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से भी बात की, पढ़ाने वाले टीचरों से बात की और इन व्यवस्थाओं को दिखाया। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ दुबार है, इस दुबार में बच्चे पढ़ते हैं, अंदर एक रूम है। हालांकि ये जो रूम है वो इतना नीचा हो चुका है कि अगर बारिश का पानी चला जाए तो जोहड़ बन जाए, और बराबर में भी यहाँ रूम बनाया गया है, तो उसके परली तरफ एक रूम है। हालांकि इन रूम्स के अंदर बच्चे पढ़ते हैं और इस जगह पर भी जो दोबार है बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने अपनी ही कोशिश से इसका भराव कराया, लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इनके इलाके में कोई स्कूल खोले,
और अस्पताल खोले, इसके अलावा जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो मिले। लेकिन उन्होंने साफ साफ मांग की है जो मदरसा बोर्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ या हो रहा है, पुरानी हुकूमत में जो मदरसा बोर्ड की व्यवस्था की गई थी उसको खत्म ना किया जाए, बल्कि उनकी जांच की जाए और जांच करने के बाद जो वास्तव में पात्र है उनको उसका लाभ दिया जाए, ना कि ऐरे गहरे को लाभ दे करके मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश की जाए। अपने सहयोगी इरफान के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज वॉच इंडिया, मेरठ। न्यूज वॉच इंडिया की टीम ने अब नोएडा में एक निजी मदरसे का जायजा लिया और वहां के मौलवी से बात की हमारे संवाददाता सोनू ने। प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जिस तरह गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनका सर्वे कराने का निर्णय लिया है, और मैं इस वक्त नोएडा के एक मदरसे में मौजूद हूं और हमारे साथ बात करने के लिए जो यहाँ के मौलाना है हम उनसे सीधा बात करेंगे कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने जो ये फैसला लिया है इसको किस नजरिए से ये देखेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इंतखाब आलम। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह ये फैसला लिया है जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे चल रहे हैं, इसको लेकर आपको क्या राय है आपकी? मेरी राय यह है, मेरा मशवरा यह है कि अगर यूपी सरकार ने अगर ये फैसला लिया है, माननीय योगी जी ने अगर ये फैसला लिया, तो हमें इसका कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं है। बिलाशुबा जब चाहें जैसे चाहें सर्वे कराएं, लेकिन शायद कि ये फैसला मोदी सरकार, योगी सरकार ने गलत लिया है, क्योंकि मदरसों में इंसानियत सिखाई जाती है, प्यार सिखाया जाता है, मोहब्बत सिखाई जाती है। यहाँ पर नफरतें नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों के सीनों में मोहब्बत सिखाई जाती है। मजहब इस्लाम ये दर्श देता है कि गरीबों को गले से लगाने का नाम मुसलमान है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मुसलमान है और भूखों को खाना खिलाने का नाम मुसलमान है। अगर योगी सरकार ने यह फैसला लिया है तो हमें कोई डर नहीं है, लेकिन शायद योगी जी ने यह फैसला गलत लिया है। मदरसे का सर्वे किस बुनियाद पर करा रहे? हमें पैसा नहीं दे रहे, दौलत नहीं दे रहे, ये छोटे छोटे मदरसे जो है गरीबों के पैसों चलाए जा रहे हैं और उन्हीं के बच्चों को इस्लाम सिखाया जा रहा है, शरीयत की बात बताई जा रही है। जब चाहे जो है सर्वे करा सकते हैं, हमें इसका कोई डर नहीं। मान्यता प्राप्त मदरसे वो भी परेशान है यार, 4-4 साल, 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 महीने से लोगों की तनख्वाहें नहीं आई हैं यार। लोग परेशान है, कैसे अपना गुजारा करें, कैसे अपने घर को चलाए, कैसे अपने बच्चों को पाले, वो लोग भी परेशान है। भाई चलो वो तो मान्यता प्राप्त है, लेकिन जो मान्यता प्राप्त है, भाई योगी सरकार ने एकदम फैसला क्यों ले लिया कि हमें जो है एकदम मदरसे का वो कराना है सर्वे? फिलहाल ये गलत है। अगर वो इसी बात पर मोदी सरकार है, योगी सरकार है, तो फिर साफ साफ मना कर देना, कुरान मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, रोजा मत रखो। भाई अजानों पे बैन लगाया, लाउड स्पीकर पे बैन लगाया, 3 तलाक पे बैन लगाया, हर चीज पे तो बैन लगाते आ रहे हो। अब कोई बस नहीं चला तो उन्होंने कह दिया मदरसों का सर्वे कराओ। एक शेर देता हूं योगी जी, कान खोल के सुनिए, और माननीय नरेंद्र मोदी जी आप भी सुन लीजिए। हम जिस मुल्क में रहते हैं, मेरे नबी ने, मेरे पैगंबर इस्लाम ने पूरी दुनिया को सबक दिया कि अपने मुल्क में रहो, वहां इज्जत करो, अपने मुल्क की ताजीम करो, तकरीम करो, अदब करो। तो ये शेर देता हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा कि वतन के दुश्मनों को हम कभी हमदम नहीं रखते, हम अपने मुल्क से ऊंचा कोई परचम नहीं रखते। और तलाशी शौक से ले लो हमारे घर मदरसों की, जहां कुरान रखते हैं वहां पर बम नहीं रखते, जहां पर कुरान रखते हैं वहां पर बम नहीं रखते। हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद इंतखाब थे जो मौलाना हैं। अब ये देखने की बात होगी कि जिस तरह एक्सपर्ट की टीम आएगी, अब जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उन्हें जांच करेगी। अब ये देखने की बड़ी विशेष बात होगी। न्यूज वॉच इंडिया से नोएडा, सोनू। तो मदरसों को लेकर न्यूज वॉच इंडिया ने पूरी टीम को दिखाया और किस तरह से आपने देखा पूरी रिपोर्ट में कि कहीं पर रोज था तो कहीं पर मदरसों को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है उसको सही ठहराया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।